वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैबियस कॉर्पस रेट, द रेट दैट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर्टिकल 32 के बारे में और इस वीडियो में हम हैबियस कॉर्पस के बारे में जानेंगे क्या है हैबियस कॉर्पस रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हैबियस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन टर्म है, इट्स अ लैटिन टर्म है ये एक हमारी, जिसका मतलब क्या है, यू मे हैव दी बॉडी। ओके, यू हैव दी बॉडी। द मेन पर्पस ऑफ दिस रिट इज टू सीक रिलीफ फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इज फॉर सेफ गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी स्टेट्स एक्शन विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन हमारी की है, किसी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से हुई है, या पुलिस वालों ने इनलीगली डिटेन कर दिया है, लीगली डिटेन किया था लेकिन 24 आवर्स के अंदर हमें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया, तो इन सभी मायनों में हमारी हेबियस कॉर्पस की रेट लग जाती है। ओके, तो इट्स अ violation of the fundamental rights, that is 19, 21 and 22 of the constitution. Okay, the writ provides immediate relief for the unlawful detention. Okay, now the writ is issued in the form of the order calling upon the person by whom another person is detained to bring that person before the court. Okay, now to let the court know by what authority he was detained, that person, किस अथॉरिटी से उस बंदे ने उसको डिटेन किया, क्या अथॉरिटी थी उस बंदे की जिसने उसको डिटेन किया। इफ़ द कोर्ट शोज डिस्क्लोजेज द डिटेन पर्सन हैड बीन डिटेन्ड इनलीगली, अगर तो उसको लगता है कि द पर्सन वॉज डिटेन्ड इनलीगली तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो उसका मेन पर्पस ऑफ द रिट क्या है हमारा, इज़ टू गिव क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी टू द पर्सन हु इज़ अनलॉफुली डिटेन्ड बाय द पर्सन वेदर इन द प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। तो इसमें क्या पता चला हमारा कि प्रिजन में भी हमारा उसको किया जा सकता है डिटेन, और कोई प्राइवेट बंदा ने किसी प्राइवेट कस्टडी में उसको डिटेन कर दिया तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ प्रोडक्शन ऑफ द डिटेन्यू। नाउ इसमें केस है, चलो पहले हम ये देख लेते हैं। व्हेन इशूड रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस इज इशूड इफ द इंडिविजुअल इज केप्ट इन द जेल और अंडर अ प्राइवेट केयर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिजन में था या वो प्राइवेट केयर में या प्राइवेट कस्टडी में था, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अ क्रिमिनल हु इज कन्विक्टेड हैज़ द राइट टू सीक द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इफ ही बिलीव्स दैट ही हैज़ बीन रॉन्गफुली इम्प्रिजन्ड एंड द कंडीशन इज इन विच ही हैज़ बीन हेल्ड फॉल्स बिलो द मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमन ट्रीटमेंट, तो वो हमारा ये रिट हैबियस कॉर्पस की फाइल कर सकता है। द कोर्ट इशूज एन ऑर्डर अगेंस्ट प्रिजन वार्डन हु इज़ होल्डिंग एन इंडिविजुअल इन कस्टडी इन ऑर्डर टू डिलीवर डेट, कि क्या आपकी अथॉरिटी है, आपने कैसे उसको डिटेन किया है, किस बिना पे किया, और आप बताइए कि ये लीगल था या इनलीगली डिटेन किया गया। ठीक है, तो इसमें ये आ गया व्हेन इशूड में। नाउ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ गई। इसमें पहली जजमेंट्स हमने की है कन्नू, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है इसलिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सन्याल वर्सेस DM दार्जिलिंग। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया, भगवती जे ने हेल्प किया कि हैबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट वाज नॉट नेसेसरी। अब जैसे पुलिस ने एक इंसान को डिटेन कर दिया, द पुलिस हैज़ डिटेन सम पर्सन, ओके, नाउ दैट पर्सन हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट दैट आई वॉज इनलीगली डिटेन्ड। ओके, नाउ द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट such person need not to be produced before the court when the court is hearing the case of the habeas corpus or the writ of the habeas corpus. Okay, so it was held in Kannu Sanyal versus District Magistrate Darjeeling. Okay, now the next situation is remand order. अब by chance remand order हो गए where the detainee is in the police custody pursuant to the remand order passed by the jurisdictional magistrate, the habeas corpus petitioner is not maintainable. ठीक है, अब इसमें क्या था कि अगर बाई चांस एक रिमांड ऑर्डर पास हुए, हमारे पास हुए थे, ठीक है, अब रिमांड ऑर्डर के बाद हमारा JC पास हो गया कोर्ट में, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे है, तो द डिटेन्यू कैन नॉट फाइल दी रिट पटिशन ऑफ हैबियस कॉर्पस। वाई, वो इसलिए नहीं फाइल कर सकता क्योंकि
इसकी हमारी रिट फाइल नहीं होगी बिकॉज ही इज़ नॉट इनलीगली डिटेन्ड, ही वॉज डिटेन्ड इन दी रिमांड कस्टडी परसुएंट टू दी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे तब उसको यहाँ पे डिटेन किया गया था आरसी में, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो जेसी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो अभी भी आरसी में तो सच पर्सन इज लायबल, हैज़ दी पावर टू और हैज़ दी राइट टू फाइल द रिट अंडर हैबियस कॉर्पस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु कैन फाइल फॉर द रिट। अब कौन रिट के लिए फाइल कर सकता है? जनरल रूल ये कहता है इज दैट एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द पर्सन हु इज़ इनलीगली डिटेन्ड, जिसको इनलीगली डिटेन किया गया है वो फाइल कर देगा, ये जनरल रूल है हमारा। लेकिन अब जब वो जेल के अंदर है तो कैसे फाइल करेगा? तो इसमें उसका फ्रेंड्स और रिलेशन भी फाइल कर सकते हैं, जो उसके रिलेशन वगैरह सारे हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर अ रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ प्लीडिंग नॉर प्लेस अनड्यू एम्फेसिस एज टू द क्वेश्चन एज टू होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। ठीक है, इवन अ पोस्ट कार्ड, अगर किसी बंदे ने पोस्ट कार्ड भी लिखा कोर्ट को ये बताते हो कि आई वॉज इनलीगली डिटेन्ड, वो भी माना जाएगा, कोई हमारा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं इसमें जो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और ना इसमें कोई बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता कि आप बताओ कि इसको आपने लीगली डिटेन किया था, या वो बताएगा कि हाँ आप बताओ कि आप इनलीगली डिटेन थी, ये कोर्ट देखेगा। ठीक है, द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस कैन ओनली बी यूज फॉर रिलीजिंग द पर्सन इनलीगली डिटेन्ड। ठीक है, बट इट विल ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम द ट्रीटमेंट इनसाइड द जेल। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट जो है इनसाइड द जेल वो भी देखा जाएगा, और साथ में उसको अगर वो इनलीगली डिटेन्ड है तो उसको छुड़वाया जाएगा वहाँ से। ओके, नाउ व्हेन इट विल लाई, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कब लाई करेगी? द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस विल लाई इफ द पावर ऑफ द डिटेंशन वेस्टेड इन द अथॉरिटी आर एक्सरसाइज्ड मेलाफाइडली। अगर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ उसको अरेस्ट किया गया तब होगी, अगर कोई अल्टीरियर मोटिव था, अल्टीरियर पर्पस था उनका, तो भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट इफ़ द डिटेंशन इज़ जस्टिफाइड, अगर डिटेंशन जस्टिफाइड है तो ना ही हाई कोर्ट के पास ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी रिट ये लाई करेगी। ठीक है, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो डिटेंशन जो है हमारी इनलीगल नहीं मानी जाएगी। पहला क्या है? पहली ये कंडीशन है हमारी, इफ़ द डिटेंशन इज़ मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, पहला तो ये होगा जो आर्टिकल 21 में दे रखा है हमारा। ओके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से उसकी डिटेंशन हुई तो ठीक माना जाएगा। द लॉ मस्ट बी वैलिड एंड द प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इसमें, द डिटेंशन बिकम्स अनलॉफुल इफ द पर्सन हु इज अरेस्टेड इज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस नहीं किया देन द डिटेंशन विल बी इनलीगल, और हम रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। ओके, अब हम इस केस को देख लेते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ द हैबियस कॉर्पस of India was that in Kerala, where it was filed by the victim's father as the victim. P. Ranjan, who was a college student, was arrested by the Kerala police and being unable to bear the torture, he died in the police custody. तो उनके जो फादर थे TV Echarara Warrior filed a writ of habeas corpus and it was proved that he was died in the police custody. तो ये हमारा पहला केस था केरला का। देन अब उसके बाद केस कौन सा आया? ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसमें क्या था, जिसको हम हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इट वॉज हेल्ड दैट द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द एमरजेंसी। अगर एमरजेंसी हमारी लग गई है, जैसे नेशनल एमरजेंसी लगी थी 59 के अंदर, तो तब भी हमारा हैबियस कॉर्पस की रिट सस्पेंड नहीं होगी, वो तब भी बनी रहेगी, वो सस्पेंड नहीं हो सकती। वाइल डिसाइडिंग वेदर हैबियस कॉर्पस रिट आर सिविल और क्रिमिनल नेचर, इट वॉज हेल्ड इन नारायण वर्सेज Ishwar Lal that the court would rely on the way of the procedure in which the local has been executed. ठीक है, तो ये देखा जाएगा इसमें। The writ has been extended to non-state authorities as well as which is evident from 2 cases. पहले कौन से केसेस हैं हमारा? क्वीन बेंच केस 1898 का ऑफ द एक्स पार्टी डेजी होपिंस इन विच दी, तो ये हमारा यूएस का केस है, तो ये यूएस के पर्सपेक्टिव से बता रही है, तो ये हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। When the person or the authority against whom the habeas corpus is sought is not within the territorial jurisdiction of the court, where the imprisonment or the detention of the person is in accordance with the decision rendered by the court or by the, तो इस केस में फॉलोइंग केस में क्या बोला गया था? रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस विल नॉट लाई एंड विल बी रिफ्यूज बाय द कोर्ट, जब जिस पर्सन के अगेंस्ट, जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट लगाया गया वो कोर्ट की टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाया एंड द पर्सन इज सिटिंग इन दिल्ली,
तो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में नहीं लग सकती रिट, दिल्ली में लगेगी। वेयर द इम्प्रिजनमेंट और डिटेंशन ऑफ द पर्सन इज अकॉर्डेंस विद दी, अगर कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद फिर डिटेंशन हुई है तो भी लगेगा, ये ऑब्वियस रीज़न है। नाउ वेदर रिट लाइज इन दी नेशनल इमरजेंसी, ये भी मैंने आपको बताया था। अ नेशनल इमरजेंसी मेड बी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रायर टू 1948 44th अमेंडमेंट से पहले द प्रेसिडेंट कुड सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट ऑफ द पर्सनल लायबिलिटी। व्हेन आर्टिकल 21 was suspended, it was held in ADM Jabalpur versus Shukla that an order of the preventive detention could not be challenged even if it violates the Parent Act। ठीक है, तो आर्टिकल 44 के बाद क्या हुआ, हैज़ प्रोवाइडेड द आर्टिकल 21 रिलेटिंग टू द पर्सनल लायबिलिटी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 44 के बाद क्या हुआ कि हमारा आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। इन दिस वे पर्सनल लायबिलिटी हैज़ बीन स्ट्रेंथन एंड द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस, उसको भी स्ट्रेंथन मिली, अब वो भी हमारी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ दीज आर सम रूल्स। रूल नीसी, रेस जुडिकाटा, प्लीडिंग, ये हमारे कुछ रूल्स हैं। अभी रूल्स देखते हैं। नीसी मीन्स अनलेस एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस इफ द कोर्ट इज prima facie satisfied that the prayer deserves to be granted, it may issue rule nieces and call upon the person or the authority against whom such writ is sought on the returnable day to show cause why rule should not be made absolute and the prisoner should not be released from the detention। तो उसे हमने रीज़न मांगा जाएगा जिसने कि उसको डिटेन किया था कि क्यों उसको छोड़ा ना जाए। रेस जुडिकाटा सबसे कॉमन हमारा ये है, दैट इज़ इन सेक्शन 11 ऑफ द CPC, ये आप सब जानते होंगे, रेस जुडिकाटा। द नेक्स्ट वन इज प्लीडिंग्स। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट स्टिक रूल ऑफ प्लीडिंग डू नॉट अप्लाई टू द एप्लीकेशन ऑफ द, ये मैंने आपको पहले बताया था कि स्टिक रूल ऑफ प्लीडिंग अप्लाई नहीं होता। द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट हैव कॉन्स्टिट्यूएंटली shown great anxiety of the personal liberty and have refused to grant relief to the applicant merely on the ground of the imperfect pleadings। ठीक है, सो ये हमारा हैबियस कॉर्पस हो गया। अब हम आने वाली वीडियोस में बाकी रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच एंड लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू।